स्वागत है आप सबका हमारी खास सीरीज मार्केट आउटलुक में। और बाजार के जाने माने दिग्गज डीआर चौकसी फिनसर्व के मैनेजिंग डायरेक्टर देवेंद्र चौकसी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। देवेंद्र भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए इस बड़े दिन। और जैसा मुझे याद है, आपने तो मेरी चुनाव के इन एग्जिट पोल के पहले भी जब भी मुलाकात हुई, आप बड़े कॉन्फिडेंट थे कि नतीजे वो आएंगे जो बाजार को पसंद आएंगे। फिलहाल तो एग्जिट पोल के नतीजे बाजार को बड़े पसंद आते हुए दिख रहे हैं, तेजी आपके सामने है। बताएं सर, कैसे देखा जाए इन नतीजों को और क्या असर पड़ेगा बाजार पर? या गुड मॉर्निंग अनिल जी। वेल, आई थिंक एक चीज इसके अंदर बहुत कंक्लूसिव है कि अगले 5 साल के अंदर गवर्नमेंट को जो हिसाब से इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ लाना है, उसके लिए जो जो जगह पे हर्डल है वो हर्डल रिमूव होने चाहिए। अगर पार्लियामेंट की फंक्शनिंग स्मूथ नहीं होती है तो पार्लियामेंट के अंदर मेजोरिटी होनी चाहिए। अगर पॉलिसी की फंक्शनिंग क्लियर नहीं है तो पॉलिसी नहीं आनी चाहिए, फोकस नया बनना चाहिए। आई थिंक गवर्नमेंट इज डेफिनेटली आई थिंक क्लियर अबाउट वन एजेंडा की ग्रोथ लाना है और सिस्टमेटिकली लाना है, रिफॉर्म्स के साथ में लाना है। तो मैं ये चीज के ऊपर ज्यादा विश्वास रखता हूँ। अगर अगले 100 दिन का जो कार्यक्रम प्राइम मिनिस्टर ने प्रपोज किया है कि वो अनाउंस करेंगे, जिसके अंदर बजट भी इंक्लूड होएगा, मेरा ऐसा समझना है कि लार्जर अमाउंट ऑफ आई थिंक क्लैरिटी विल प्रिवेल अपॉन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कैसे नया फंड स्पेंड करना है। जो हिसाब से पॉलिसी रिफॉर्म्स के अंदर आई थिंक दो या चीज चीन के ऊपर फोकस आना चाहिए, उसके अंदर एक सीबीडीसी का एक ऊपर एक फोकस आना जरूरी बनता है। ओएनडीसी के ऊपर एक फोकस आना जरूरी बनता है कि दो माध्यम से एक तरफ आप इंक्रीज करते हो बिजनेस को, दूसरी तरफ आप इन्फ्लेशन को कम करते हो। ये दोनों चीज आई थिंक मेरे ख्याल से काफी हद तक एक फोर फ्रंट में रहेगी। ओवरऑल मैं ऐसा समझता हूँ कि मार्केट के लिए आई थिंक ये रिफॉर्म्स ये मायने रखते हैं कि मार्केट में जो कंपनियां बड़ी है, जिनकी क्षमता ज्यादा प्रॉफिट करने की है, वो कंपनियों के लिए आई थिंक ये अच्छा समय हमें आगे देख रहे हैं। बिकॉज इकोनॉमी विल ग्रो एट 11.5-12% नॉमिनल ग्रोथ के साथ में बढ़ेगी। बट जो कॉर्पोरेट के अर्निंग्स है, बड़ी कंपनीज जो है जिसके अंदर ज्यादा क्षमता है कमाने की और एक्सपांड करने की, वो कंपनी के अर्निंग में से समझता हूँ 18 से 20% के बीच में बढ़ेंगे। तो इमेजिन अ साइज ऑफ एसबीआई गेटिंग डबल्ड इन 3.5-4 years टाइम। इमेजिन अ साइज ऑफ रिलायंस काइंड ऑफ कंपनीज गेटिंग डबल इन 3.5-4 years टाइम। सो ये तरीके से आप देखें तो शायद मार्केट के अंदर पार्टिसिपेशन भी जो बड़े इन्वेस्टर है उनका बढ़ के आना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। सो ओवरऑल ये फैब्रिक काफी हद तक पॉजिटिव डायरेक्शन दे रहा है। और मैं ऐसा समझता हूँ कि इन्वेस्टर के लिए इतनी अच्छा क्लैरिटी के साथ में आगे बढ़ने का जो अवसर मिला है, वो शायद पिछले सालों में हमने कभी इतना क्लैरिटीनेस के साथ में अप्रोच नहीं देखा है जो भी हमारा देखने जा रहे हैं। ये तो बिल्कुल, तो अगले 5 साल के लिए पॉलिसी रोड मैप काफ़ी क्लियर है। ग्रोथ इकोनॉमी की जो मजबूत दिख रहे दो आंकड़े आए हैं इस वीकेंड पर, उस पर आपसे राय लेना चाहता हूँ। जीडीपी के भी और जीएसटी कलेक्शंस के भी। क्या समझा जाए? तो जीडीपी के आंकड़े जो ग्रोथ के साथ में आ रहे हैं, उसके अंदर एक चीज हम देखते जा रहे हैं कि आई थिंक जैसे जैसे गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर स्पेंडिंग बढ़ाया है, उसके साथ में आई थिंक ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर कारोबार बढ़ा है। सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स के ऊपर आई थिंक काफी हद तक फोकस रखा गया था। आई थिंक दैट इज आल्सो स्टार्टेड पेइंग ऑफ। यानी कि एक तरफ रोड देखे, दूसरी तरफ सी पोर्ट देखे, एयरपोर्ट देखे, तीनों माध्यम के अंदर जो ट्रैफिक दिख रहा है, इंक्रीज ट्रैफिक दिख रहा है, that is suggesting that I think the goods and services and the human transportation are all increasing at the same time. पॉजिटिव में गिना जाना चाहिए एंड दिस पर्टिकुलर रेट ऑफ ग्रोथ इज लाइकली टू सस्टेन, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि गवर्नमेंट इज टॉकिंग अबाउट स्पेंडिंग 142 लाख करोड़ इन इंफ्रास्ट्रक्चर बाय 2030, जो प्रक्रिया 2020 से चालू हुई है। तो हर साल के अंदर उत्तर उत्तर बढ़ती होके आएगी। सपोज ये बजट आता है तो बजट के अंदर करीबन इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग का अमाउंट जो 11 लाख के आसपास रखा गया था, वो मैं ऐसा समझ के चलता हूँ 12 लाख तक आई थिंक इस साल के अंदर स्पेंड करने का गवर्नमेंट प्रपोजल रखेगी। तो दिस इज वन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। और जीएसटी इज एन रिजल्टेंट आउटकम ऑफ ग्रोथ इन द इकोनॉमी। क्योंकि जो हिसाब से आप पैसा स्पेंड करते हो, लाइक 1 रुपी यू स्पेंड ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये वो हाँ, एक रुपया स्पेंड करने के साथ में वो 7 हैंड्स चेंज किया, 7 टाइम्स इट चेंजेस हैंड्स। तो एवरी टाइम व्हेन इट चेंजेस हैंड्स, वहां पे जीएसटी का कलेक्शन बनता है, वहां पे इनकम टैक्स बनता है। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ने एक अच्छा सा रोड मैप रखा है कि जिसके अंदर विजिबिलिटी मिल रही है कि जीएसटी और इनकम टैक्स पुट टुगेदर is showing the roadmap for 45 lakh to 50 lakh crore kind of a gross tax collection in a year, in next year or so. So ये एक आई थिंक काफी हद तक पॉजिटिव व्यू गिना जाना चाहिए।
मैं ऐसा समझता हूँ कि दिस इज गोइंग टू ड्राइव द मार्केट एंड मार्केट सेंटिमेंट्स एंड आल्सो द इन्वेस्टर्स। ओके, तो ये एक बहुत बढ़िया बात है जो इकोनॉमी के आंकड़ों में दिख रही है बाजार के लिए। अब सर कल नतीजे आएंगे, जाहिर सी बात है कि एग्जैक्टली वो तो नहीं होंगे जो एग्जिट पोल में, थोड़े बहुत कम ज़्यादा तो होंगे। तो इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स कल को लेकर अपनी पोजीशन किस तरह से करें? सो एक थोड़ा 2019 में हमने एक स्टडी किया था अनिल जी की, जब भी इलेक्शन के नतीजे आए थे, तभी मार्केट का जो निफ्टी का जो विक्स है, वो विक्स करीबन 30 के आसपास पहुंचा था। और उसके बाद में 3 वीक के अंदर आई थिंक दैट वीक स्टार्टेड गेटिंग सेटल्ड डाउन टू अराउंड 15 लेवल्स, व्हिच मींस कि मार्केट की जो वोलेटिलिटी इवेंट के साथ में जुड़ी है, वो इवेंट के साथ में जुड़ी हुई वोलेटिलिटी अगले 3 वीक के आसपास प्ले आउट हो गई थी इन 2019। तो अगर यही संकेत को, ये एनालिसिस को लेके एक संकेत बनाते हैं, तो उसके अंदर हम ऐसा समझ के चल सकते हैं कि आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट्स आर आउट, द फोकस विल शिफ्ट ऑन बजट, फोकस विल शिफ्ट ऑन 100 डेज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम बाय द गवर्नमेंट, और उसके अंदर वोलेटिलिटी सेटल डाउन होनी शुरू हो जाएगी। तो जो करंट वोलेटिलिटी है, वो मेरे ख्याल से 15 के आसपास वापस आ सकती है, ऐसा मेरा मानना है। दैट इज वन पॉइंट। उसको इंडेक्स के साथ में जोड़ ले, तो शायद इंडेक्स की जो मूवमेंट है, वो मार्केट के अंदर इलेक्शन के नतीजे आने के साथ में करीबन एक बार 23,500 24,200 के बीच में एक बार इंडेक्स आने की संभावना रहती है। उसके साथ में मैं ऐसा समझता हूँ कि मार्केट वहां पे थोड़ा बहुत सेटल हो जाएगा, एंड मे बी ऑन द डाउन साइड 22,500 22,200 काइंड ऑफ लेवल्स के आसपास एक बार करेक्शन भी दे सकता है। तो ये जो एक रेंज बनी है 22,200 500, ऊपर में करीबन 23,800 24,200, ये जो रेंज बनी है, वो रेंज के अंदर मार्केट शायद अगले फ्यू मंथ्स के अंदर ट्रेड कर सकता है। ओके, परफेक्ट। तो ये राय आपके लिए आती है। लेकिन अब इन नतीजों के दम पर, इन संकेतों के दम पर कहाँ पैसा लगाना चाहिए, निवेश कहाँ करना चाहिए? तो अनिल जी, एक प्रक्रिया हम समझ करके चलते हैं कि जो कंपनियां बड़ी है, वो कंपनियों ज्यादा बड़ी बनने की संभावना है। आई थिंक जैसे मैंने एक उल्लेख के साथ में बताया था कि एसबीआई काइंड ऑफ कंपनी कैन पॉसिबली बिकम double the size in next 3.5 4 years time. Similar could be a situation with many other large companies, including companies like Reliance, including many other banking companies, और for that matter मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर जो कंपनियां हैं उनके अंदर 20% के आसपास का ग्रोथ मैं देखते जा रहा हूँ। तो आई थिंक बड़ी कंपनियां यहाँ से डबल होने की संभावना है। सो वन टैगलाइन रिमेन्स वेरी क्लियर फॉर इन्वेस्टर्स इन द डायरेक्शन, द बिग इज गेटिंग बिगर, यानी बड़ी कंपनियों इससे ज्यादा बड़ी होने वाली। तो अगर आपको पैसा लगाना है सुरक्षित तरीके से, तो शायद आई थिंक दिस कुड बी आई थिंक गुड टाइम टू बाय इनटू सम ऑफ द लॉन्ग टर्म स्टोरी इन सम ऑफ द बिगर कंपनीज, क्योंकि उसके पास क्षमता ज्यादा है। मिड साइज और स्मॉल साइज कंपनीज के अंदर आपको परफॉर्मेंस के साथ में वैल्यूएशन देने पड़ेंगे, ना कि नैरेटिव या इफ्योर के साथ में वैल्यूएशन देना है। ये नैरेटिव और इफ्योर के साथ में वैल्यूएशन आप देते हैं, तो उसके अंदर रिस्क बढ़ जाता है। सो दैट इज व्हाई वी प्रेफर कि मेजर योर रिस्क विद सम ऑफ द लार्ज कैप कंपनीज एंड बाय देम इनटू एवरी फॉल। दैट वुड बी अ बेटर अप्रोच गोइंग फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट 3 to 5 years। तो ये है आपके लिए राय निवेश करने के लिहाज से आती हुई इस वक्त। रिजल्ट सीजन खत्म हो चुका है। देवन भाई, जरा एक बार राय दें आपकी, कहाँ आपको लग रहा है कि नतीजे काफ़ी अच्छे आए हैं जिन सेक्टर्स में, और आगे चलते हुए बढ़िया एक्शन देखने को मिल सकता है? यस एब्सोल्युटली, आई थिंक मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के अंदर जो हिसाब से नतीजा है, इट हैज पॉसिबली सरप्राइज मेनी, be it capital goods segment like ABB, Siemens, Larsen, BHEL, or for that matter, any other companies which are in the ecosystem of these manufacturing players like EMS companies which are on a B2B basis। मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक दे आर द वंस, इसके अंदर आगे के समय के अंदर भी ग्रोथ बना रहेगा। Maybe some of the companies are quoting at a premium valuation, but that apart, I think they are likely to suggest higher amount of growth continuing in these businesses। सेकंड एरिया जहाँ पे हम ज्यादातर कन्विंस है, वो एरिया है ऑटोमोबाइल क्षेत्र का, क्योंकि ऑटोमोबाइल क्षेत्र में पर्टिकुलरली दी कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट के ऊपर हम देखने जा रहे हैं कि आई थिंक हायर अमाउंट ऑफ ग्रोथ बनता है बिकॉज ऑफ हायर स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल्सो ऑन द इंडस्ट्री। सप्लाई चेन लॉजिस्टिक के माध्यम के हिसाब से भी देखें तो शायद कमर्शियल व्हीकल इज वन सेक्टर विच आई थिंक रिमेन्स एक्सट्रीमली वेरी कन्विंसिंग। तो ये एक जगह पे आपको इन्वेस्टमेंट का ध्यान देना है। साथ में जो ऑटोमोबाइल एंसिलरी कंपनियां हैं,
उनके लिए भी एक समय अच्छा जा रहा है। मैं ऐसा समझता हूँ कि एक तरफ इनपुट कॉस्ट कम होना, दूसरी तरफ उनके ओईएम कस्टमर के अंदर ग्रोथ आना, ये एक अच्छा समन्वय है। मैं ऐसा समझता हूँ कि दे विल आल्सो बी शोइंग हायर अमाउंट ऑफ ग्रोथ। And one last area where we believe that I think there is an opportunity now growing and growing big time is going to into the metal commodities. Metal commodity के अंदर, though I think in some pockets the results have been slightly below the expectation. मेरा ऐसा मानना है कि metal commodities because of higher demand and comparatively lower cost on the energy side, उसके माध्यम से देखें तो शायद metal commodities will probably play out well in next 6 months to 12 months time. ओके, तो ये है आपके लिए नतीजों के दम पर पूरा का पूरा एक्शन बनता हुआ दिख रहा है। एक ग्रुप को लेकर हमेशा बात होती है कि भाई नतीजे अच्छे आएंगे तो ये शेयर तो चलेंगे, जिसमें अदानी ग्रुप के शेयरों का नाम है। आप खुद देख सकते हैं अदानी पोर्ट 11% ऊपर है। लेकिन क्या एक और ग्रुप है जिस पर राय लेना चाहता हूँ, आदित्य बिरला ग्रुप, जिनके स्टॉक्स में भी आइडिया के फंडिंग प्लान के बाद काफ़ी कुछ एक्शन होता हुआ दिखा है। क्या इस ग्रुप की भी री रेटिंग होने की संभावना है, और यदि हाँ तो देवेंद्र भाई आपको क्या पसंद है? So in a way, it is good thing which is happening कि the group is capitalizing itself. एक तरफ आइडिया के अंदर आप वोडाफोन आइडिया के अंदर आपने फंड्स कलेक्ट करने शुरू किए हैं, दूसरी तरफ नोवालिस के अंदर आप नए फंड्स जुटा रहे हैं, तीसरी तरफ आई थिंक जो रिटेल कारोबार है उसके अंदर भी स्टेक सेल करके आप फंड्स बैलेंस शीट में ला रहे हैं। तो ये एक अच्छी प्रक्रिया है, बिकॉज आई थिंक आगे के समय के अंदर जैसे ग्रुप को आगे बढ़ना है, तो सर्टनली बैलेंस शीट विल हैव टू बी कैपिटलाइज्ड फर्दर, and this is the best time probably to get into that particular. मेरा ऐसा मानना है कि ओवरऑल अपॉर्चुनिटी साइज जो मेटल स्पेस के अंदर बढ़ती है, उसके अंदर शायद कंपनीज लाइक हिंडाल्को वुड बी आई थिंक रिलेटिवली अ बेटर चॉइस, कंपनीज लाइक इवन अल्ट्राटेक वुड बी अ बेटर चॉइस, क्योंकि दोनों कंपनी के अंदर प्रॉफिट कमाने की जो क्षमता है, वो क्षमता सिग्निफिकेंटली बढ़ते आ रही है बिकॉज ऑफ हायर डिमांड ग्रोथ हैपनिंग इन द इकोनॉमी ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर साइड. So leave aside, I think some of the other businesses which are slightly smaller also comparatively, but ये दो कंपनीज के अंदर मेरे ख्याल से बड़े प्रॉफिट कमाने की क्षमता है, तो आई थिंक मैं ज्यादा प्रिफर करूंगा एटलीस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. तो बोथ ऑफ देम आर रिलेटेड टू कमोडिटी, बट कमोडिटी इज फेवरेबल टू दोस, जब भी आप साइकिल का शुरुआत से पहले आप उसको एंड करते हो, तो शायद आई थिंक यू मेक मैक्सिमम मनी आउट ऑफ दिस कमोडिटी, एंड दैट इज व्हाट वी बिलीव दैट आई थिंक देयर वी आर एट द बिगिनिंग ऑफ एन अप साइकिल in most of the commodity play at this point of time. ओके, परफेक्ट। तो ये है आपके लिए राय कमोडिटीज और बाकी सारे सेक्टर्स में। बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र भाई आपका समय देने के लिए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, रिजल्ट का दिन है, और कल आप हमारे साथ फिर से रहेंगी, और पूरा हम विश्लेषण एक्चुअल नतीजों पर भी देवेंद्र भाई से लेंगे, जिनकी बड़ी गहरी पकड़ है बाजार पर, स्टॉक्स पर, और साथ ही देश की राजनीति पर भी बड़ी गहरी रुचि भी रखते हैं, और विश्लेषण भी देवेंद्र भाई के बहुत ज़बरदस्त आते हैं।